आज हम लोग देखने जा रहे हैं CGL 2019 के 9 मार्च के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, जिसको कि कम समय में हम लोग कम से कम टाइम में कम से कम मेहनत में कैसे बना सकते हैं, वो सब मेथड्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर ट्रिगो पढ़ा होगा आप लोगों ने तो ये पता होगा कि ये नीचे जो है और ये ऊपर दोनों का एक ही वैल्यू होता है, दोनों कट के कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका 3 आंसर आएगा। इसमें कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर का चीज़ है और ये नीचे है, दोनों का एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। इसी तरीके से अगर इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग रिड्यूस करें कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन, ये और ये वास्तव में तीनों एक ही चीज़ होता है, तो ये कट के 3 इसका आंसर आना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइड 35 एंड 15। नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन बाइलिंगुअल हो जाए, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मतलब वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो, समझने में आसानी हो। बाकी वैसा कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर CGL का कर रहे हैं तो इतना तो इंग्लिश आना ही चाहिए। खैर देखते हैं इसमें कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज द रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और एक स्क्वायर प्लॉट है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर स्क्वायर प्लॉट का होता है 4a, रेक्टेंगुलर प्लॉट का 2 इंटू एल प्लस बी। ये तो पता होगा सभी को, क्योंकि हम लोग डिटेल में सिलेबस पढ़ नहीं रहे हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ऐसा मान के चल रहा हूँ मैं। अब 4a बराबर 2 इंटू 35 प्लस 15, 35 लेंथ 15 ब्रेथ, तो इससे निकल के आ जाएगा a बराबर 2 इंटू 50/4 मतलब 25 सेंटीमीटर। ये साइड ऑफ ए स्क्वायर है, जो कि ये है। सिंपल क्वेश्चन है, देख के भी आंसर पता चल सकता था, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कर सकते हैं। बहुत हल्का सा इसमें कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 515 गुना 485, 515 गुना 485 का मान क्या होगा, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये क्लियर है कि ये 500 प्लस 15 है और ये 500 माइनस 15 है, 485, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे टूटा है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। अब इसमें भी पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके इतना बड़ा वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 500 का स्क्वायर क्या होगा, 25 पे 4 जीरो, उसमें से थोड़ा सा कुछ घटा हुआ नज़र आना चाहिए, मतलब 24 के पीछे 4 डिजिट नज़र आना चाहिए, जो कि केवल इसी में है। तो ये आंसर है, मतलब 25 में से 2 to 5 अगर घटा लें, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला एक बार हम लिख देते हैं जिसको दिक्कत हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये क्वेश्चन था सिंपल रेशियो से। इसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ पर्टिकुलर
कॉलेज, किसी कॉलेज के अलग अलग जो स्ट्रीम है, शाखा, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल होता है, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स का दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन आर्ट्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग एंड इन ऑल अदर स्ट्रीम्स। तो आर्ट्स में कितने गर्ल है? 45 बटा नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन ऑल अदर स्ट्रीम इज, ऑल अदर मतलब आर्ट्स को छोड़ के, मतलब साइंस का 18, कॉमर्स का 42 और वोकेशनल का 30, 18 प्लस 42 प्लस 30 ये करना है, मतलब 45 बटा 42, 8 50 10 60 30 90 मीन्स 1:2 इसका आंसर आएगा, मतलब सी नंबर होगा। अगर कोई गलती से ये सोच ले कि ऑल स्टूडेंट्स, ऑल अदर ना सोच के ऑल स्टूडेंट ऑल गर्ल्स सोच ले, तो फिर ये 45 भी आ जाएगा, मतलब 45 और 90 135, फिर आंसर ये आने लगेगा और गलत क्वेश्चन हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ऑल अदर स्ट्रीम मतलब आर्ट्स को छोड़ के बाकी सारे के साथ क्या रेशियो बन रहा है, ये इसमें पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द CI ऑफ ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल के अंत में CI चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 408 रुपये है 2 साल के अंत में। द SI ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम इस 400, उसी समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो है वो 400 है, मतलब 2 साल के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। सिंपल हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से अगर हम लोग ट्री बनाते हैं तो इसमें SI जो है वो 200 और 200 रहा होगा 400, और CI 408 है, तो जो एक्सेस अमाउंट है 8 रुपये, मतलब डिफरेंस SI और CI का वो 8 रुपये यहाँ होगा, और इसके हिसाब से जो रेशियो निकलेगा वही रेट डिसाइड करता है। तो रेट बराबर कितना हो गया? 8/200 गुने 100, मतलब 4%। ये हो गया आंसर इसका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार डीलर परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज़ इतना एंड स्पेंड सम अमाउंट ऑन इट्स मेंटेनेंस। इतने में ख़रीदा, कुछ रुपया और मेंटेनेंस में मिलाया तो नया CP कुछ बन गया होगा। ही सोल्ड इट फॉर इतना, इतने में बेचा 1,56,250 में, अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% प्रॉफिट के बाद इतने में बेचा, मतलब 25% प्रॉफिट के बाद ये वैल्यू है। तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन मेंटेनेंस? तो सबसे सिंपल तरीका इसका ये है कि 25% प्रॉफिट का मतलब हम लोग जानते हैं कि 125% बन गया है किसी का कॉस्ट, मतलब 100 रुपये का CP जो था वो 125 रुपये का SP बन गया है। अब ये चीज़ अगर है 156.25 पे 0, तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है, 125 गुना 125 गुना 10, 156.25 125 का स्क्वायर है, या इसी को 25 का क्यूब भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर 125 जो है वो 125 गुना 125 गुना 10 है, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 125 कट जाएगा, 1250 पे 00, ये 100 हो गया। मीन्स CP एग्जैक्टली ये रहा होगा विथ मेंटेनेंस के साथ, जिसमें कि बोल रहा है कि 108,500 में कार ख़रीदा था। अब इसका जो डिफरेंस आएगा 16,500, ये मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया ये। तो ये आंसर है इसका, सिंपल सा है। फिर से एक बार देख लीजिए, 125 जो है 125% प्राइस हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस 125 हो गया, और 156.25 ये ऐसा डाटा दिया है कि जनरली ये याद होता है कि ये 25 का क्यूब है, या 125 गुना 125 है। नहीं तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 125 का वैल्यू है ये, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 125, एक कट गया, 1250 पर 20, उसमें से ये कॉस्ट जो था वो घटा दिया, तो बचा हुआ अमाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये और भी आसान है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चन पढ़ने में ही जो टाइम लगेगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोवेल्स यूज्ड इन पेज ए ई आई यू जो है वो किसी बुक के पेज में इतने इतने आए हैं। एज पर द गिवन डाटा विच वोवेल ऑकर्स लेस देन 80 टाइम्स। 80 से कम कौन कौन है भाई? तो ए है, ओ है और यू है, तो ए ओ यू, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान है। 8 पर्सन कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। सबसे पहले तो इजी मेथड इसका क्या है कि टोटल वर्क वाला मेथड जो होता है, टोटल वर्क, उससे आइए। तो 8 लोग 20 डेज में अगर काम कर सकते हैं तो टोटल काम जरूर 8 गुना 20 मतलब 160 वर्क रहा होगा टोटल। उसमें से कहता है आफ्टर 5 डेज देयर वेर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन नेक्स्ट डेट, मतलब 5 दिन काम हो गया। तो 5 दिन में कितना काम हो गया इन 5 डेज? ये लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, बस समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। 5 दिन में कितना? 8 लोग 5 दिन तक काम किया तो 40 काम कर चुका होगा, 120 वर्क रिमेनिंग है। यही काम हम लोगों को करवाना है नेक्स्ट 8 डेज में, अगले 8 दिनों में ये बचा हुआ 120 काम हम लोगों को करवाना है। तो 120/8 मतलब 15 मैन पर डे चाहिए अब, जिसमें कि पहले से 8 थे, तो अब 15 में से पहले से 8 लोग काम कर रहे हैं तो 7 लोग और चाहिए। हाउ मेनी मोर पर्सन शुड ज्वाइन? तो 7 लोग और चाहिए। इसका आंसर ये होगा, अगर ये बोलता कि कितने लोग चाहिए, कितने लेबर लगेंगे अब, तो 15 होता है, लेकिन कितने लेबर और लगेंगे तो 7। इसको इस तरीके से MDH फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जनरली वो सभी को पता होता है वर्क एंड टाइम का। तो MDH का देख लीजिए, M1D1H1/W1, M2D2H2/W2 जो होता है M1D1H1/W1। ये सेकंड तरीका है जो फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं उनके लिए, M2D2H2/W2। अब भाई 8 लोग काम कर रहे हैं 20 दिन तक, 8 × 20, तो एक काम ख़त्म हो जा रहा है। 5 दिन तक काम कितना हो जाएगा ये हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई 8 लोग 5 दिन तक अगर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर देंगे। तो वर्क हो गया 5/20 मतलब 1/4 काम 5 दिन में निपट गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क 3/4 काम करवाना है हम लोगों को अगले 8 दिनों में। फिर से लगा लीजिए एक बार MDH, 8 लोग 20 दिन में एक काम करते हैं तो कितने लोग अगले 8 दिनों में 3/4 काम करेंगे। ये 8 से 8 चला गया, कितने M बराबर कितना हो गया? 20 × 3/4 मतलब 4×5 = 20। 15 मैन लगेंगे अगले 20 दिनों तक, अगले 8 दिनों तक। तो कितने और आदमी की ज़रूरत हुई? 8 इसमें से घटा लीजिए आप, 7 और लोग, नए लोग लगाने पड़ेंगे इस काम के लिए। ये आंसर हुआ 7। इसलिए इसमें 15 भी ऑप्शन था, ये भी ध्यान देने की बात है कि ऑप्शन 15 भी था। अगर जल्दी जल्दी में गलती से यहाँ का 15 या ये इस तरीके से ये 15 ला के आंसर कर देते तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, लेकिन ऑप्शन से या लैंग्वेज से थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ये करने, ट्विस्ट करने का कोशिश किया है, बाकी क्वेश्चन हार्ड नहीं था। द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉयज ABCDE। ये चार्ट है जिसमें कि अलग अलग लोगों का इनकम दिया हुआ है। फॉर एम्प्लॉय D द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज़ व्हाट % ऑफ हिज टोटल इनकम। इसमें बोल रहा है कि D का ओवर टाइम से जो कमाई है वो टोटल का कितना % है। तो टोटल भी नीचे वाले रो में टोटल दिया हुआ है। ओवर टाइम से 2500 रुपये कमाता है, टोटल 40,000 का इनकम है। तो सिंपल इसका परसेंटेज कर देना है 2500/40,000 × 100
तो 2 जीरो इधर कट गया, 2 जीरो कट गया, 25/4 में 6.25%। सिंपल, ये ऑप्शन हो गया सी। इसके बाद क्या है देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बस बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बिना कलम चलाए हुए इसका आंसर आ सकता है। इन ए क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट इज 69। 69 एवरेज स्कोर है किसी टेस्ट में 30 लोगों का, 30 लड़कों का। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रॉन्गली रीड एट 88 इंस्टेड ऑफ 58। मतलब 58 के बदले 88 पढ़ लिया, मतलब क्या हो गया, 30 यूनिट ज़्यादा पढ़ लिया गया, तो उस वजह से ये जो एवरेज स्कोर है कुछ ज़्यादा हो गया होगा। एक्चुअल वाला इससे कुछ कम होना चाहिए, तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया भाई, 88 में से 58 अगर घटाएं तो 30 यूनिट ज़्यादा पढ़ लिया। तो पर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो 30/30, 30 ही स्टूडेंट थे, मतलब 1 यूनिट पर स्टूडेंट एवरेज जो है वो ज़्यादा पढ़ लिया गया। तो भाई 69 जो है वो 1 यूनिट पर स्टूडेंट ज़्यादा है, तो 69 में से 1 घटाओ, 68 आंसर आएगा। कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं, ये घटाओ भी मन ही मन हो सकता है, ये डिवाइड भी मन ही मन हो सकता है, कुछ नहीं करना, बस मन में क्वेश्चन ये चलना चाहिए लैंग्वेज की तरह। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, लेकिन केवल फिगर बनाने में दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं है, ध्यान से पढ़ के फिगर बनाना है। देखिए, PAQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्किल विथ सेंटर O। देखो एक सर्किल है PAQ, इसका एक टेंजेंट है PAQ, एक टेंजेंट है, टेंजेंट टू ए सर्किल विथ सेंटर O, इसका सेंटर O भी दिया हुआ है। एट ए पॉइंट A ऑन इट, ए पॉइंट पे टेंजेंट है। AB इज ए कॉर्ड सच दैट BAQ इज x और x लेस देन 90 डिग्री से कम है BAQ, तो B हम लोग को यहाँ नहीं ले सकते, नहीं तो ये BAQ 90 से बड़ा दिखेगा, लेना होगा इसी साइड B को, तो B कहीं इधर लीजिए, ये 90 से छोटा है और इसका वैल्यू दिया है x। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि C इज़ ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। मेजर आर्क कौन है, इधर हो गया ये मेजर आर्क, इधर है ये माइनर आर्क, तो C इस तरफ कहीं होगा, ये C होगा। आर्क AB सच दैट ACB y डिग्री, अब देखो ACB ये y डिग्री है। इफ़ एंगल ABO ये 32 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू निकालिए। हम लोग जानते हैं कि ये टेंजेंट से जो किसी कॉर्ड के साथ ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये सर्किल पर बनने वाले, उस कॉर्ड से सर्किल पर बनने वाले एंगल के बराबर होता है। इसका मतलब ये एक्स वाई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, एक्स बराबर वाई है, एक्स बराबर वाई है, ये यहाँ पे क्लियर है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये कर लें, ठीक है, ये रेडियस बना लिया AO, ये 32 है तो भाई ये भी 32 ही होगा, और ये 32 है, ये 32 है, तो ये वाला 116 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। और ये y जो है वो इस 116 का आधा होना चाहिए। थ्योरम है, सेंटर पर बनने वाला एंगल सर्कमफेरेंस पर के एंगल का डबल होता है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि y बराबर 116/2। पूछा जा रहा है x प्लस वाई, तो पूछा जा रहा है x प्लस वाई, तो x और y दोनों बराबर है, इसका मतलब है x को भी y बना लो, y प्लस वाई 2y बराबर क्या होगा भाई, ये 2 इधर दे दो, y के साथ 2y बराबर कितना आ रहा है 116। सिंपल, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कलम भी नहीं चलाना है। बोलता है द स्मॉलेस्ट नंबर विच में रिप्लेस स्टार इन द नंबर इतना
टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम जो 9 का है, वो सभी जानते हैं कि कब कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, जब उसके डिजिट्स का सम, अंकों का जोड़ 9 से कटेगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा, 9 से भाग लगेगा, जब अंकों का जोड़ 9 से भाग लगेगा तब। तो जोड़ के देख लें, 9 और 6 15, 16 17, 17 है। इसमें अगर एक हो जाता कम से कम और ये, तो ये बन जाता 18, और 18 में 9 से भाग लग जाता। तो स्टार का सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है, क्योंकि 1 + 1 + 9 + 0 प्लस यहाँ पे अगर 1 रख दें और +6 करें तो ये 18 हो जाएगा। तो यही आंसर है इसका, मिनिमम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 12 तक हो गए। 13 देखो, 13 नंबर क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन ये मिला है इसमें, CGL 2019 में। देखो इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है, सिंपल। तो हम लोग, ये माइनस है 26 माइनस, ठीक है, -13 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोगों को पता है बॉडमास रूल से। तो 13 दूना 26, 26 में से 26 चला गया 0, 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0 जोड़ 1 मतलब 1, ये आंसर है। कुछ करना है इसमें? कुछ भी नहीं। 26 घटाओ 26 भागा 2 जोड़ 1 मतलब 0 डिवाइड 2 + 1, 0 + 1 मतलब 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, cos 10 × cos 30 × cos 50 × cos 70 × cos 90। जब इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम लोग को किस किस का वैल्यू पता है। cos 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना भाई, √3/2। और किसका जानते हैं? cos 90, इसका वैल्यू सभी को पता है, क्या होता है? 0। लो यही क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक का भी वैल्यू 0 मिल रहा है तो टोटल को 0 कर देगा। आंसर हो गया B। cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। वैल्यूज़ बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, 180 डिग्री तक कम से कम, बाकी तो 360 तक याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। 15, A cell phone was marked 20% above the cost price and a discount of 10% was given on its marked price. What is the profit percent? Profit percent पूछ रहा है कि मार्क्ड प्राइस 20% ऊपर रखा है कॉस्ट प्राइस से और 10% डिस्काउंट दिया है, तो कितना मार्क। जब इसमें कोई भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है रुपीज़ में, तो ये क्वेश्चन बहुत फ्री हो जाता है, हम लोग कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं। मान लो कि 100 रुपीज़ था उसका CP जो भी था, तो MP क्या डिसाइड किया गया होगा, इससे 20% ऊपर, इसका 20% 20 रुपये बढ़ा लो, इसमें 120। डिस्काउंट 10% दिया गया, तो डिस्काउंट के बाद इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, तो 120 में 90/100 मतलब 108 रुपये। अब CP 100 है, SP 108 है, तो 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर कोई प्रॉफिट परसेंट पूछे तो 8 × 100/CP, चूँकि 100 माने थे तो ये 8 जो है वो सीधे हम लोग को प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा, ये आंसर है। इसके अलावा हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, x + y + xy/100%। ये फार्मूला कई जगह पे एप्लीकेबल है, बहुत यूनिवर्सल है। इसमें सिंपल देख लो, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% बढ़ाया तो 20% ये प्लस में है। डिस्काउंट दिया 10% मतलब 10% घटाया तो -10 प्लस 20 × 10/100, ये 20 प्लस में था, 10 माइनस में था, तो ये परसेंट लिखने का ज़रूरत नहीं, बस डिजिट से ही हम लोग काम चलाते हैं। ओवरऑल परसेंट में आता है ये। 20 में से 10 गया 10, और ये प्लस माइनस माइनस
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, -2%, मतलब 8%। इससे भी हम लोग बना सकते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला कई जगह पे रखता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखो द वैल्यू ऑफ, फिर वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया ये। कोसेक 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री इंटू कॉट 60 इंटू tan 30। कोसेक 30 का वैल्यू, कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का उल्टा। साइन 30 क्या होता है? 1/2 इसका, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2 माइनस tan 45 हम लोग को पता है 1 इंटू कॉट 60 और tan 30 का वैल्यू एक ही होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे का ये है। तो कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 मीन्स 1/3। ये हो गया आंसर। कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। x + 3y + 2 = 0, तो इतने बड़े एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? वैसे तो ये एक्सप्रेशन x + 3y = -2, अगर इस 2 को उधर कर दें -2 और होल क्यूब किया जाए तो उसको रिड्यूस करने पर ये मिल जाएगा और उस हिसाब से आंसर निकलेगा। लेकिन इतना करने का ज़रूरत नहीं है, होल क्यूब इतना बड़ा। सिंपल इसमें से किसी एक को ज़ीरो कर दो क्योंकि ये सिंगल इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग ज़ीरो मान सकते हैं। मान लो y 0 है तो x बराबर क्या आएगा? -2। x बराबर -2, y बराबर 0 इस एक्सप्रेशन में डाल दो तो -2 का क्यूब +27 इंटू 0 +8 -18 इंटू -2 इंटू 0, जिसमें जिसमें y था वो एक्सप्रेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि y उसको गायब कर दे रहा है। बचा क्या? -2 का क्यूब -8 और +8, ख़त्म हो गया। ये भी 0 आंसर है इसका। सिंपल देख के इसका उत्तर बता सकते हैं हम लोग कि y 0 है तो ये दोनों गायब हो जाएगा। -2 का क्यूब -8 +8, 0 ही आना है। इतना लिखने का भी ज़रूरत नहीं है आपको एग्ज़ाम में, ये तो बस समझने के लिए। तो इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है CGL में, CGL के PT में। फिर देखो नेक्स्ट, ये एक चार्ट है। एज पर डाटा सोन इन द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स। 50 से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है? तो भाई इसमें थोड़ा सा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना जरूरी हो जाता है क्योंकि 50 से कम पूछ रहा है, तो 50 से कम में यहाँ से यहाँ तक वाले सारे आ जाएंगे। तो देख लो कितना हो रहा है, 5 11 16, 16 और 18 हो जाएगा, 16 दूना 32, 33 34, 34 दूना 68 और 4 72। यहाँ से यहाँ तक का सम 72 हो गया। तो 72 देख के 72% नहीं मारना है हम लोग, अभी तक यहाँ 72 पहुँचे हैं और परसेंटेज निकालना है। तो टोटल में से परसेंटेज निकालना है। 72 यहाँ हुआ, इनका देखिए 72 में 39 और 24 और 15 बढ़ाना है। तो टोटल निकालने के लिए ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन ऐसे होगा कि 15 5 20, 15 5 20, 11 और 39 50 और 18 का 8 और 38 का 8, 16 अलग कर दो, 16 और 24 40 और 30 और 10 40। तो 40 40 80 और 70 150, 150 आ रहा है टोटल, गुना 100, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 से ये कट कितनी बार में जाएगा? 24 तिया 72 होता है। 48% इसका आंसर हो गया। ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु गॉट लेस देन 50 मार्क्स। 50 से नीचे नंबर लाने वाले 72 स्टूडेंट थे जिनका परसेंटेज 48% है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया 150। नेक्स्ट देखा जाए, देखो क्वेश्चन नंबर 19। इन द ट्रायंगल
इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी, अब लो ए बी इक्वल टू ए सी मतलब आइसोसेलस ट्रायंगल बनाना है, इतना पढ़ते के साथ हम लोग बना सकते हैं ए बी सी, ए बी बराबर ए सी, एंगल ए बी सी 72 डिग्री है, ए बी सी ये 72 डिग्री गिवन है, बी ए सी क्या होगा ये वाला, कितना आसान है, ये 72 तो ये भी 72, अब 72 72 144, 144 है तो 6 50 और 30 मतलब 36 डिग्री कुछ आएगा आंसर इसका, सिंपल, ऑप्शन इसमें लिखा भी नहीं है, जो भी है वही आएगा। नेक्स्ट देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 20, इन ए सर्किल ए बी इज अ डायमीटर एंड सी डी इज अ कॉर्ड, ए बी डायमीटर है, सी डी कॉर्ड है। देखो ये एक सर्किल है, इसमें ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है और सी डी एक कॉर्ड है, सी डी प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट पी, इसको इस तरीके से बढ़ाया गया कि ये पॉइंट पी पर मिलता है। गलती से अगर ए बी को बी ए और इधर से सी डी लिख दिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सही तरीके से नाम देना है ए बी सी डी। अगर इधर से ए बी देते हैं तो इधर से सी डी देंगे, कॉर्ड इस तरीके से जाएगा ताकि मिलना भी चाहिए। अब पी डी दिया है, पी डी है 15.3, ध्यान से देखते जाएंगे, सी डी है 11.9 और क्या है ए पी है 30.6, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 30.6 ये कंप्लीट। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला कि यहाँ देखो, इसका फॉर्मूला होता है अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो कॉर्ड बन रहे हों किसी सर्किल में तो पी डी इंटू पी सी बराबर पी बी इंटू पी ए, ये फॉर्मूला पता है। अब इसके हिसाब से सोच सोच के वैल्यू रख देना है, पी डी है 15.3 इंटू पी सी ये कंप्लीट जोड़ के आएगा 15 और 11, 15 10 25 1 26 और 9 3 12 27.2, पी बी का पता नहीं है लेंथ, कुछ होगा जो भी होगा, पी ए 30.6। अब 15.3 से ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा तो पी बी का वैल्यू हो गया 27.2/2 मीन्स 13.6। पी बी है अगर 13.6 तो 30.6 में से 13.6 घटा लो, ये आ जाएगा कितना 17। बी ए आ गया भाई या ए बी आ गया 17, तो रेडियस होगा इस डायमीटर का आधा, रेडियस ही पूछ रहा है ना, देन द रेडियस ऑफ सर्किल, इसका आधा 8.5, ये हो गया आंसर। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ए टेंजेंट PQ इज ड्रॉन टू ए सर्किल विथ सेंटर O टचिंग द सर्किल एट O। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगेगा बस उतना ही इसमें लगना है। देखो, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 13 एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PQ इज 12। देखो एक सर्किल बना लो, एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट PQ ड्रॉ करो, P से PQ ड्रॉ किया विथ ए सेंटर O, सेंटर इसका O है कहीं, टचिंग द सर्किल एट Q, Q पे टच कर रहा है। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से P का डिस्टेंस दिया हुआ है 13 एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ इज 12। हम लोग जानते हैं कि सेंटर से जो ये रेडियस जाता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। जब ये 12 है ये 13 है तो ये 5 ही होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। जब 12 और 13 दिख रहा है तो यहाँ 5 ही आना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट, जिनको याद रखिए हमेशा एग्ज़ाम में, हूबहू उसी डिजिट पे क्वेश्चन आ जाता है। 3 4 5 5 12 13 5 12 13 8 15 17 9 40 41 20 21 29,
ठीक है, और भी कई सारे हैं इसमें। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस होगा। ये तय है, फिक्स रेशियो है इसका। ट्वाइस थ्राइस जो भी दुगना तिगुना चार गुना करते जाएं या आधा एक तिहाई करते जाएं, वो सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होंगे। ठीक है, तो ये इस पे आसानी से बन गया, फिगर ड्रॉ हुआ, बिना कुछ लिखे हुए आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें कि पी प्लस क्यू 7 दिया है, पी क्यू 5 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यूब। हम लोग जानते हैं पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का वैल्यू पी प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3 पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू होता है। ये फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए एकदम मन में। अब इसमें बस वैल्यू रखो, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 कॉमन ले लो, ये हो गया 49 घटाओ 15। 7 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि 7 का क्यूब अब अगर याद हो तो लिखोगे, उसमें से फिर इसका गुना करके घटाओगे, तो उससे अच्छा कॉमन ले लो। 49 में से 15 चला गया कितना, 34, 7 गुना 34, 7 चौक 28, 2 7 21 22 23, 238 इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, if an amount of rupees 990 is divided among A, B, C in the ratio 3:4:2, then B will get। अरे भाई, B's शेयर, B का हिस्सा निकालना है 990 रुपये में, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 990 इंटू बी का हिस्सा पकड़ लो, 4 बटा में 4 3 7 2 9, 9 से इसको काटो 110, 110 गुना 4 440, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इन सब क्वेश्चन में। द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंटेज फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। जनरली आप लोग ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला जानते होंगे कि R% इंटू 100 बटा 100 प्लस R% करके इस तरीके से कुछ बनाते हैं कि 25 गुना 100 बटा में 100 प्लस 25 मतलब 125, 25 बचे 125, और इधर से ये 20% करके ये उत्तर आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम के प्रेशर में ये फॉर्मूला याद नहीं आता है कि नीचे प्लस था या माइनस था, या ये 100 प्लस R ऊपर था या नीचे था, कई बार गड़बड़ होता है। तो ये यूनिवर्सल फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 यहाँ भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ऑयल प्राइस इंक्रीज़ हुआ 25%, तो प्लस में 25, बाई हाउ मच परसेंटेज फैमिली मस्ट रिड्यूस इस कंजम्पशन, ये y जो है ये कंजम्पशन है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको y ही रहने दो, जो भी रिड्यूस होना होगा वो माइनस में आ जाएगा, प्लस 25 गुना y बटा 100। और ओवरऑल चेंज क्या है, चेंज ओवरऑल कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट, बजट वही रहना चाहिए, बजट में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो फिर यहाँ से काट लिया जाए, 4y प्लस वाई, 5y बटा 4 बराबर -25, 5 से ये 5 बार में गया, y बराबर -20%। माइनस साइन दिखाता है कि ये रिड्यूस हो रहा है, माइनस साइन दिखाता है कि ये रिड्यूस हो रहा है, दूसरा वाला इसका कंपोनेंट जो है। फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है, वो यहाँ इस माइनस साइन से पता चल जा रहा है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अच्छा था, जो थोड़ा सा सोचने का था, बाकी और सारे क्वेश्चन तो आसान थे। ये देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन A एंड B इज़ 575। सिंपल है क्वेश्चन, ये भी बस थोड़ा सा सोचना है। A एंड B डिस्टेंस है 575 किलोमीटर। अब इसमें क्या आता है, A ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन A एट 3 बजे, यहाँ से एक ट्रेन जो है 3 बजे स्टार्ट हुआ, समझते जाना है, 3 PM में स्टार्ट हुआ, एंड मूव्स टुवर्ड्स B विथ 50 किलोमीटर पर आवर। और एक ट्रेन B से स्टार्ट हुआ
अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी एट 3:30, आधे घंटे लेट। 3:30 का मतलब है इससे आधे घंटे लेट स्टार्ट हुआ। ये कितने स्पीड से स्टार्ट हुआ? 50 किलोमीटर पर आवर। देखा जाए तो दोनों का रिलेटिव स्पीड 50 और 60, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की तरफ ये आ रहे हैं। रिलेटिव स्पीड 110 किलोमीटर, 50 प्लस 60, 110 किलोमीटर पर आवर। पूछता है इस क्वेश्चन में कि हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए से कितनी दूर विल ट्रेन मीट्स, दोनों ट्रेन मिलेंगे। ए से जो ट्रेन चली वो 50 के स्पीड से 3 बजे चली, बी से जो ट्रेन चली वो 60 के स्पीड से 3:30 बजे चली। तो ए से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगे? तो सिंपल सा बात है इसमें, बी से जो ट्रेन चली वो आधे घंटे लेट चली, तो ए से जो ट्रेन चली वो बी वाली ट्रेन के मुकाबले आधा घंटा ज़्यादा चली। तो भाई ये 50 की स्पीड से एक घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में ये इसको 25 किलोमीटर का एडवांटेज मिल जाएगा। 25 किलोमीटर ये ज़्यादा चल लेगी, मतलब 3:30 बजे ये ट्रेन यहाँ रहेगी और 3:30 बजे ये खुली। तो यहाँ से दोनों एक दूसरे की तरफ सही से आ रही है। अब 575 में 25 किलोमीटर तो इधर निकल गया, बचा क्या? 550 किलोमीटर। ये 550 किलोमीटर का दूरी 110 किलोमीटर पर आवर के रिलेटिव स्पीड से तय होगा, तो कुल 5 घंटे लगेंगे दोनों ट्रेन को कहीं पे मिलने में। 5 घंटे में दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो भाई 5 घंटे में ट्रेन ए जो है वो ट्रेवल करेगा 5 गुना 50, मतलब 250 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। 250 किलोमीटर ट्रेवल करेगा ट्रेन ए, 50 की स्पीड से 5 घंटे में 250 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। साथ ही साथ ये 25 किलोमीटर और चल चुका है, तो 250 और 25 मतलब 275 किलोमीटर जब ये चल लेगा तो ट्रेन बी से मिलेगा। तो ए से 275 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन बी से मिलेगा। यही एक क्वेश्चन था जो थोड़ा बहुत समय ले सकता है, लेकिन उसमें भी अगर सही तरीके से पहले से पढ़ा हुआ हो तो ये भी मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड में बन सकता है। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि सीजीएल का अगर एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये एलडीसी के सीएचएसएल के भी पेपर में डाला जा सकता है, रेलवे के भी पेपर में डाला जा सकता है, उसी लेवल का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शिफ्ट 2 9 मार्च का क्वेश्चन। ठीक है, जब तक के लिए अपना तैयारी जारी रखिए। मई में पेपर है 2021 के पीटी का। ओके बाय।